तो बच्चों स्वागत है आपका नए लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि किस प्रकार टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अब हम देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पहला फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी बच्चों डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर, और जो दूसरा फैक्टर है वो है सॉल्यूट का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो दूसरे फैक्टर पे फोकस करते हैं। दूसरा फैक्टर हमारा क्या था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट दोनों पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे भी, नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे ही डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी बच्चों। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबल, तो इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो आइए हम ब्राइटली डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबिलिटीज, एक अच्छा टॉपिक है सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। हम आयनिक सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटीज़ देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको आयनिक सॉलिड क्या होता है, ये बात क्लियर है? चलो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। आयनिक सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? आयनिक सॉलिड कोई भी वो सॉलिड जिसमें आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक सॉलिड का सिंपली मतलब क्या है बच्चों कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बंध प्रेजेंट है, आयनिक बंध उपस्थित है। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप जानते हैं। आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। यही सब प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। इनका जो अगर इनका मोल्टन फॉर्म लेंगे अगर आप, या इनको अगर आप एक्वस फॉर्म में लेंगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, क्योंकि आप सिंपली समझ सकते हैं कि आयनिक सॉलिड्स है तो आयन में ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक इनटू आयंस, और आयंस की वजह से कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स की, सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी एंड मोर द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं, पर इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है लैटिस एनर्जी का बच्चों, क्या मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी भी कहते हैं। मैं हर पॉइंट पे बहुत डीप डिस्कशन करूंगा, तो डोंट वरी, ऐसा मत समझिए कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हर चीज़ समझ में आएगी, बस आपको अल्ट्रा टेंशन के साथ बैठना है इसमें और पूरे लेक्चर को खत्म होते तक देखना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिखता हूं मैं क्या कि द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी and more the value of heat of hydration, या हाइड्रेशन एनर्जी भी कह देते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हीट ऑफ हाइड्रेशन, मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये आपका पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। आप ये मत समझिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, आपको एक वाटर बॉटल रखनी है अपने पास में, कॉपी पेन रखना है, बस जो भी मैं लिख रहा हूँ इस बोर्ड में आपको लिखना है और मैं फिर समझाता हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है। तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स का मतलब यहाँ पे द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। उससे पहले बच्चों देखते हैं कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी का क्या मतलब है? तो बच्चों जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आपके आयनिक सॉलिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, उनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। जैसे NaCl एक आयनिक सॉलिड है, KCl एक आयनिक सॉलिड है, CaCl2 एक आयनिक सॉलिड है बच्चों, MgCl2 भी एक आयनिक सॉलिड है बच्चों, MgSO4 भी एक आयनिक सॉलिड है बच्चों। आयनिक सॉलिड्स से बहुत सारे आयनिक सॉलिड्स हैं बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई भी, आशा करता हूँ आपने पहले वाली स्लाइड को नोट कर लिया होगा, तो मैंने इसीलिए रब भी कर दिया है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई, मैंने क्या कहा बच्चों कि अगर लैटिस एनर्जी कम हुई उस सॉल्ट की, उस आयनिक कंपाउंड की, उस आयनिक सॉलिड की, अगर लैटिस एनर्जी कम हुई और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हुई तो आयनिक कंपाउंड उतना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। मैंने क्या कहा कि द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी एंड मोर द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चों लैटिस एनर्जी कम हुई, मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। लैटिस एनर्जी अगर कम हुई बच्चों, अगर लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी को आप एक और नाम बोल सकते हैं, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कई बार इसको कहा जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर लैटिस एनर्जी कम हुई और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हुई, और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, वो सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। मैं आपको बताने वाला था कि लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अगर आपने बहुत सारे आपने आयनिक सॉलिड्स को नाम पढ़े होंगे, अभी आप क्लास 9, 10, 11, 12 में हैं तो 3 साल आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो आपने
सुना होगा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जनरली उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबल इन वाटर, क्यों सॉल्युबल होते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं। पोलर होते हैं तो वो पोलर में ही डिजॉल्व होंगे, पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होता है बच्चों। तो वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, आपको पता होगा। तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं NaCl, KCl, MgCl2, इनके नाम भी आपको सब आते होंगे, CaCl2। जैसे आप सोडियम क्लोराइड देख लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड को देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड को देखिए, कैल्शियम क्लोराइड को देखिए, कैल्शियम सल्फेट को देखिए। तो ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों। तो अगर आप कोई सा भी एक आयनिक कंपाउंड उठाएं और जरा समझें कि लैटिस एनर्जी का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि लैटिस एनर्जी का मतलब होता है बच्चों कि देखिए NaCl बना कैसे है। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, Na का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, और Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, और उसके बाद लिखेंगे आप 3s1। तो देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या करता है सोडियम स्टेबल होने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और बन जाता है क्या, Na+ बन जाता है बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा रॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे जाएं तो आप देखेंगे कि सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है बच्चों। तो यानी कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सोडियम चाहता है कि उसके सोडियम क्या चाहता है बच्चों कि 2p उसका 6 रहे, यानी p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6 भरे हैं, तो वो चाहता है एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे। तो सोडियम बच्चों Na+ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी सोडियम क्या बन गया बच्चों, Na+ बन गया। सोडियम क्या बन चुका है, सोडियम बन चुका है Na+। पहले क्या था, सोडियम था, अब तो सोडियम Na+ बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम Na+ बन गया। वैसे अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले तो आप इसको लिखते हैं, आइए, तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 4, 6, 4, 10, 12, 17। हाँ, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो p ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पर इसके पास 5 हैं। तो क्लोरीन चाहता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, यानी Cl+1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बन जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास Na+ बन गया और Cl ने वही जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज करा था वही इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बन गया। तो ये आयन है और Na+ एक कैट आयन है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि लैटिस एनर्जी को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास Na+ और Cl- है। अब आप जानते हैं जब भी कहीं दो डिफरेंट टाइप नेचर के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम का कैटायन है और क्लोरीन का एनायन, इसको क्लोराइड पढ़ते हैं, इसको सोडियम का कैटायन पढ़ते हैं। तो चूंकि ये कैटायन है और एक एनायन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा अपोजिट चार्जेस हो, अपोजिट सेक्स हो या अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स आता है। तो चूंकि Na+ और Cl- है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज वर्क, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन रहने की वजह से ये एक दूसरे के जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से दोनों से एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और जो कंपाउंड बनता है वो है NaCl, इसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बच्चों Na+ और Cl- के बीच में जो एनर्जी इनको जोड़े रखती है ना बच्चों, आप देखिए ध्यान से, Na+ और Cl- के बीच में जो एनर्जी इन दोनों को जोड़े रखती है, Na+ और Cl- साथ में, तभी तो सोडियम क्लोराइड बनता है, तभी तो सोडियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि Na+ और Cl- साथ में रहते हैं। पर Na+ और Cl- को साथ में कौन जोड़ता है बच्चों, यही लैटिस एनर्जी जोड़ती है बच्चों, यही लैटिस एनर्जी जिसको आप लैटिस एनर्जी है, Li से आप दिखा सकते हैं, यही लैटिस एनर्जी बच्चों इस Na+ और Cl- को साथ में रखती है बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस Na+ को और Cl- को साथ में कौन रखता है, रियल में ये फोर्स वर्क करता है, पर फोर्स के साथ में एक एनर्जी भी पॉजिटिव है। अब जहाँ पे फोर्स वहाँ पे एनर्जी का भी काम होगा, तो Na+ और Cl- को साथ में रखती है जो एनर्जी, वही एनर्जी बच्चों लैटिस एनर्जी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है।